वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और आज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है। हीमोफीलिया जितना हमने इसके बारे में सुना है, एक ऐसी बीमारी जिसमें खून रुकता नहीं है। अगर कोई चोट लग जाए, कोई ज़ख़म हो जाए तो खून रुकता नहीं है। जैसे हम सब की बॉडी में क्लॉटिंग हो जाती है, खून रुक जाता है, ऊपर चोट का जो निशान बन जाता है या वो ऊपर एक डिफरेंट किस्म की स्किन आ जाती है। हीमोफीलिया में इस तरह नहीं होता। तो ये अक्सर बच्चों में भी ये देखने को मिला है, नौजवानों में। इट रन्स इन द फैमिली वैसे, जिसके बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें डॉक्टर साहिबा बताएंगी। आज इसका दिन है और क्योंकि ये बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है तो हम इस पर ज़रूर बात करना चाहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आयशा यूनुस मौजूद है, कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट हैं, चुगताई इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी लाहौर से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर आयशा, आज के दिन के हवाले से, क्योंकि पूरी दुनिया में ही इस दिन को आज रिकग्नाइज किया जा रहा है, पाकिस्तान को कंसिडर करते हुए आप क्या बताना चाहेंगी इस दिन के हवाले से और इस बीमारी के हवाले से? हीमोफीलिया 17 हर साल 17 अप्रैल को हीमोफीलिया का आलमी दिन मनाया जाता है और इस दिन का बेसिकली पर्पस ये, इस दिन को मनाने का बेसिक पर्पस ये है कि आप लोगों के अंदर, मैसेज के अंदर इस दिन के बारे में आगाही पैदा कर सकें, क्योंकि हमारी सोसाइटी में मेजॉरिटी लोगों को हीमोफीलिया के बारे में मालूम ही नहीं है। जी। दूसरा ये कि पाकिस्तान में इसके स्टैट्स और फिगर्स जो हैं वो अभी तक अननोन हैं। उसकी वजह शायद ये है कि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो पेरिफेरी के अंदर है और पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो गाँव में रहता है और लोगों के अंदर अवेयरनेस की कमी है, जिसकी वजह से ये पेशेंट जो हैं ये सोसाइटीज़ को रिपोर्ट ही नहीं कर पाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक, एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में हीमोफीलिया के मरीजों की तादाद 18,000 के करीब है, जिनमें से सिर्फ 2 से 2,500 हैं जो रजिस्टर्ड हैं और जो मेडिकल अटेंशन सीक करते हैं। जहाँ तक हीमोफीलिया बीमारी के बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगी, ये एक मौरूसी जीनियाती बीमारी है। राइट। हमारे खून के अंदर 13 किस्म के मुख्तलिफ अज्जा मौजूद होते हैं जो कि खून बहने की सूरत में खून को खून को बहने से रोकने में मदद देते हैं। इन 13 के 13 अज्जा का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। इनमें से एक भी अज्जा अगर वो जेनेटिकली वो उसमें डिफेक्ट है या वो बन नहीं पाया या वो ठीक से काम नहीं कर रहा, तो पेशेंट जो है वो हीमोफीलिया के साथ प्रेजेंट करेगा। इसमें जो सबसे कॉमन है वो क्लासिक हीमोफीलिया है, जो कि फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की कमी की वजह से होता है। ये जो बीमारी है ये बच्चों के अंदर उस वक्त आती है अगर उनकी माँ के अंदर हीमोफीलिया की जीन हो और ये 80 से 90% जो पेशेंट्स अफेक्टेड होते हैं वो लड़के होते हैं। ये लड़कों के अंदर आती है क्योंकि इसकी जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होती है। तो अफेक्टेड माँ से, माँ के अंदर बीमारी नहीं होती, माँ सिर्फ इस जीन की कैरियर होती है, माँ को कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन माँ से ये बीमारी ट्रांसफर होके माँ के बेटों में आती है। हर हमल में ये होता है कि 50% चांस होता है कि उस माँ के बेटे वो हीमोफीलिया में बीमारी के साथ पैदा होंगे या वो नॉर्मल होंगे। अच्छा, तो क्या डॉक्टर आयशा जी इसका कोई पहले से टेस्ट है कि पता चल सके औरत को कि आखिर उसमें ये है या नहीं है ये क्रोमोसोम? जी, इसमें ये है कि इसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक फैमिली के अंदर एक हीमोफीलिया का बच्चा है तो मजीद बच्चे पैदा होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर तो फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है और किसी और माँ को पता है कि वो कैरियर है, उसका पहले से एक बच्चा हीमोफीलिक है, तो जब कोई उसका अगला बेटा पैदा होगा तो उसको पहले से पता होगा कि मैंने इसके शुरू में ही टेस्ट करवा लेने हैं। खून के सैंपल के अंदर इन अज्जा को चेक किया जाता है। सिंपल सा टेस्ट है, उस टेस्ट के जरिए ये मालूम किया जा सकता है कि पैदा होने वाले बेटे के अंदर हीमोफीलिया नामी मर्ज मौजूद है कि नहीं है। सही है। अच्छा डॉक्टर आयशा, एक दफ़ा मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी रॉयल फैमिली में ये हुआ था कि उनको ये बीमारी हो गई थी, खून रुकता नहीं था, और फिर उन्होंने अपने तबीब से पूछा तो पता ये चला कि जी फैमिली में शादी करने से उनके पास ये बीमारी बढ़ती चली जा रही है। तो क्या ये भी रीज़न होता है कि आप फैमिली में जो शादियां होती हैं, अपने ख़ानदान में शादियां होती हैं, उससे भी क्या ये कोई कनेक्टेड है? जी बिल्कुल, जो कज़न मैरिजेज़ हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तान में तो इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो कज़न मैरिजेज़ के अंदर हीमोफीलिया अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसकी मेन वजह ये है कि एक ही फैमिली के अंदर बहुत सारे कैरियर्स मौजूद होंगे। कैरियर्स भी होंगे, पेशेंट्स भी हो सकते हैं। तो अगर एक कैरियर और पेशेंट की आपस में शादी हो जाए तो फिर ये सीवियर फॉर्म ऑफ डिज़ीज़ में प्रेज़ेंट करता है और इन दैट केस जो पेरेंट्स हैं वो बेटों को भी ये बीमारी मुंतकिल कर सकते हैं और बेटियों को भी मुंतकिल कर सकते हैं। इसलिए हमें इसकी प्रिवेंशन में, हीमोफीलिया की प्रिवेंशन में हम ज़रूर पेरेंट्स की ये काउंसलिंग करते हैं कि आप कज़न मैरिजेस को डिस्करेज करें ताकि आगे मज़ीद इस तरह की हीमोफीलिया बीमारी के साथ जो बच्चे हैं वो मज़ीद ऐसे बच्चे पैदा ना हों। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए
کہ وہ لوگ جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان کا خون بہنا شروع ہوتا ہے تو خون پھر وہ کیا کرتے ہیں آپ کے خیال میں؟ کیا پریکٹسز ہیں پاکستان میں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہیموفیلیا جو بیماری ہے، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو تب تو اس کے سمٹمز اور ہوتے ہیں، اس کے ناک سے خون آنے لگے گا، منہ سے خون آنے لگے گا، وہ رینگنا شروع کرے گا تو اس کو نیل پڑنے شروع ہو جائیں گے، چلنا شروع کرے اچھا، گا، ٹھوکر لگے گی، گرے گا، کہیں چوٹ لگ جائے گی، ادھر سے خون بہنا شروع ہوگا اور وہ خون نہیں رکے گا۔ اس طرح ٹھیک کی سمٹمز اگر کسی بچے میں ٹھیک ہے، آنے لگیں تو ماں باپ کو یہ تھوڑی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ بالکل بھی نارمل نہیں ہے، نارمل نہیں ہے۔ اچھا ان کو ڈاکٹر عائشہ، میڈیکل میں آپ سے اسسٹنس مزید گائیڈ بات کرنی کرنا چاہیے۔ چاہتی تھی لیکن وقت بالکل مکمل ہو رہا ہے، تو آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ ہیموفیلیا کے پیشنٹس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اور ایز اے سوسائٹی بھی ہم کیا کر سکتے ہیں مختصراً؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہمیں جتنی ارلی ان کو ڈائگنوز کیا جائے گا اتنی ارلی ہم ان کا ٹریٹمنٹ انیشیٹ کر سکیں گے، جسم میں جس چیز کی کمی ہے اس کو ہم ریپلیس کر سکیں گے، اور یہ جتنی جلدی ہو اتنا اچھا ہے، کیونکہ اگر اس کو بروقت تشخیص اور بروقت علاج نہیں کیا جائے گا تو ان پیشنٹس کے اندر معذوری آنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، یہ صحیح، ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں، یہ بیساکھی پہ آ جاتے ہیں، ان کے جوڑوں میں، ان کے پٹوں میں اتنی بلیڈ ہو جاتی ہے کہ جوڑ اور پٹھے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان پیشنٹس کو معذوری سے بچانے کے لیے اس مرض کی بروقت تشخیص اور بروقت علاج یہی سب سے ضروری ہے۔ اور خون کا عطیہ بھی یا خون بھی لگتا ہے ان لوگوں کو، وہ بھی ضروری ہے؟ جی، ان پیشنٹس کو کیونکہ جو چیز ہاں، ان کے جسم میں موجود نہیں ہے وہ ہیلدی خون کے اندر موجود صحیح، ہے، تو جو والنٹیئر ڈونرز ہیں ان کو ضرور ان پیشنٹس کے لیے بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے تاکہ ٹھیک، بلڈ کا ایک حصہ پلازما نکال کے ان پیشنٹس کو لگایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ آپ کا اور آپ کے وقت کا، بہت انفارمیٹیو یہ آج کا جو دن منایا جا رہا ہے اور اس کے حوالے سے ڈسکشن تھی۔ تو ایز اے سوسائٹی بھی ہم پہ بہت سی رسپانسبلٹیز عائد ہوتی ہیں، اف وی آر ہیلدی انڈیویجولس تو پھر ہم یہ خون کا عطیہ ضرور کریں، کیونکہ اس کے بہت سارے فارمز پھر نکل آتے ہیں اور وہ بہت سارے لوگوں کو اس سے استفادہ ہو سکتا ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات کریں گے، اور ہمارے پروگرام کا کوئی سیگمنٹ آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے، کل تک کے لیے، اللہ حافظ۔